रहमानिर्रहीम। द पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल उसमें ए बी सी और अल्फा बीटा गया मादा शपक खबर नोरे पक जाती निश्चय ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ वो 6 होते हैं, ए बी और सी और अल्फा बीटा और गया। द नेचर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। शाबाश। क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन बी इक्विलिब्रियम एट विच टेम्परेचर। शाबाश। In heterogeneous equilibria, the concentration of solids are omitted. Why they are omitted? मतलब हम सॉलिड की उसमें कंसंट्रेशन नहीं लिखते, क्या वजह होती है? आपने लिखा होगा कि बी ऑप्शन करेक्ट है, हाँ? तो बी गलत है। देखो मैंने इधर लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज यूनिटी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी। यूनिटी होता नहीं है, हम उसको यूनिटी वे से लेते हैं। इज टेकन इज यूनिटी ठीक है, और अगर वो कहे कि इज यूनिटी तो ये बात गलत है। सॉलिड की कंसंट्रेशन आप इस तरह मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन डेसीमीटर क्यूब। तो इसको हम कहते हैं मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। तो नंबर ऑफ सॉलिड 1 डेसीमीटर क्यूब में तो काफ़ी ज़्यादा मोल्स होते हैं सॉलिड के, तो इसकी मोलरिटी 0 नहीं होती, 1 नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन चूंकि हम इसको 1 के बराबर इस वजह से लेते हैं कि रिएक्शन के दौरान मोलरिटी ऑफ सॉलिड कांस्टेंट रहती है, इट कीप्स कांस्टेंट। यूनिटी के बराबर होती नहीं है, यूनिटी के बराबर हम इसको लेते हैं। बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नन इज करेक्ट। समझ आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था। अच्छा, 86 पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट दोनों में 1:1 और 3 रेशो है एटमों के दरमियान में। इसका मतलब ये कि ये आइसोमार्फस हैं, दे आर आइसोमार्फस। अमोनियम क्लोराइड एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, दोनों में कौन सा आयन कॉमन है? अमोनियम। तो अमोनियम कार्बोनेट जो है ये अमोनियम और कार्बोनेट आयन में डिवाइड हो जाता है। जब हम इसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो ये वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। समझ आ गई बात? और कार्बोनेट अमोनियम के साथ मिलकर वापस अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं, तो कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम हो जाती। आप कहेंगे कि अमोनियम की कंसंट्रेशन तो भी कम होगी, लेकिन अमोनियम की कंसंट्रेशन कम इस वजह से नहीं होती है कि हमने बाहर से भी अमोनियम डाला हुआ है इसमें, अमोनियम क्लोराइड की शक्ल में। तो नेट रिजल्ट ये होगा कि कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें आप देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, तो Kp विल बी लेसर देन Kc। शाबाश। कंसिडर दिस रिएक्शन व्हेन Kp इज इतना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc एट दिस टेम्परेचर। तो Kp इज इक्वल टू Kc into RT raised to the power delta n। Kc will be equal to Kp divided by RT raised to the power delta n। तो इससे ऑप्शन नंबर ए आता है। क्वेश्चन नंबर 90, बेरियम सल्फेट जब आयनाइज होगा तो ये बेरियम आयन देगा और सल्फेट आयन देगा। तो Ksp इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। और चूंकि दोनों बराबर बराबर बनेंगे 1:1 रेशो में, तो ये x होगा, ये x होगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू Ksp एंड x दोनों का स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा Ksp अंडर रूट, और इट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻5। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन गिवन है। कहता है कि कंसिडर द अबव आयनाइजेशन अमोनियम क्लोराइड। अगर हम इसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड करें तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा और द रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। शाबाश।
अमोनिया और वाटर, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड, कहते हैं कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट को ऊपर लिखें, रिएक्टेंट को नीचे, लेकिन वाटर प्योर लिक्विड है तो वाटर की कंसंट्रेशन को भी आपने 1 लेना होगा। इसमें आप ये लिखें कि वाटर की कंसंट्रेशन को आपने 1 लेना है। तो 92 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, what will happen to the equilibrium if temperature of the system is raised? Endothermic है तो reaction will move in the forward direction. Option number C is correct. 94, the value of Kc for a reaction is same at different temperature is different at different temperature. मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ होगा। अच्छा, for endothermic reaction Kc and temperature are directly related. But for exothermic reaction, Kc and temperature are inversely. And for athermic reaction, if it is neither exothermic and nor endothermic, then temperature will have no effect on the value of Kc. 95, the unit of Kc for this, तो आप देखें शाबाश, प्रोडक्ट के मोल 2 टाइम्स ज्यादा है तो इसका कंसंट्रेशन होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो 95 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वेरी गुड। 96, एन एसिडिक बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शन नंबर ए। 97, विच ऑफ द हेलोजन एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? HF वीकर एसिड है बिकॉज ऑफ 2 रीजन, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो पहले इसका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना होगा, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होती है, और दूसरे नंबर पर इसके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि HF का बॉन्ड जो है इट हैज हायर पोलैरिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें HF में ये भी आ सकता है कि HF जो है कोवेलेंट कंपाउंड है कि आयनिक कंपाउंड है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आप देखें तो वो 1.9 से ज्यादा है, बट स्टिल इट इज कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट। क्योंकि आयनिक कंपाउंड के लिए ये जरूरी है कि दोनों एटम, एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा, जबकि ये दोनों नॉन मेटल है। अच्छा, 98 को देखें। 97 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान बॉन्ड वीकर है तो ये आसानी से आयोनाइज होगा। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव 0 pH 1 मोलर HCl? अच्छा, 1 मोलर H2SO4 का pH जो है वो उसमें डबल हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? डबल हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन इसको H2SO4 क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसमें H2SO4 इस वजह से H2SO4 है भी और H2SO4 नहीं भी है। H2SO4 में डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे ना, तो अगर आप 1 मोलर H2SO4 को लेते हैं तो इट विल गिव 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो बाय द वे इसका फिर जो आप pH इसका आप लेंगे ना, pH, तो वो 0 से कम आना चाहिए, 0 से कम, लेकिन 0 से कम जा नहीं सकता। Minimum pH and the aqueous solution will be 0 and maximum will be 14. This is called pH range of water. पानी के अंदर pH 0 से कम नहीं होगा और 14 से ज्यादा नहीं होगा। तो A और B दोनों का pH 0 होगा। अच्छा, ये ऑप्शन जो है मैंने जल्दी में चेंज किया हुआ था, ये असल में 5 मोलर H2SO4 था। 5 मोलर करें तो फिर A करेक्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों A और B 5 मोलर भी ठीक नहीं होगा। समझ आ गई बात? अगर 0.1 मोलर हो, आप इसको 0.1 मोलर करें तो फिर ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में है तो फिर दोनों का pH जो है वो 0 होगा। मादा स्विच द बी ऑप्शन चाहिए द 0.1 मोलर H2SO4 का। समझ आ गई बात? 1 ना करें इसको, तो फिर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अंडरस्टैंड? और अगर जो ऑप्शन गिवन है इसी फॉर्म में अगर है तो फिर ए और बी दोनों सोल्यूशन का pH जो है वो 0 के बराबर आता है, फिर डिफरेंट नहीं होगा।
Understand? Question number 99. Salt of weak base and strong acid has a pH weak acid और stronger base. तो आपका जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोल्यूशन विल बी एसिडिक। लेकिन एसिड और बेस चूंकि एक दूसरे को कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज करते हैं तो ज्यादा इसका पीएच कम नहीं होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, 7 से थोड़ा कम होगा। तो 99 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ बफर। अच्छा, बफर सोल्यूशन में स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस यूज नहीं किए जाते हैं, उसमें वीक एसिड या वीक बेस इस्तेमाल किया जाता है और ये अल्कलाइन बफर की एग्जांपल है। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स विद 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। तो 1 मोल में 1 मोल हाइड्रोजन होते हैं और 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। तो हाइड्रोक्साइड आयन की तादाद ज्यादा होगी तो आपका सोल्यूशन क्या होगा? That will be alkaline या basic. अच्छा, in the transition state the reactant are highly stable, moderately stable, highly unstable. ट्रांजिशन स्टेट में चीजें बहुत कम स्टेबल होती हैं बिकॉज दे आर इन वेरी हाई एनर्जी। द नंबर ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस कैलकुलेटेड फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर लीटर पर सेकंड इज अबाउट 10⁻32। कितने कोलिजन होते हैं एक सेकंड में? अच्छा, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दे आर कैलकुलेटेड फ्रॉम डिफरेंट इक्वेशंस। समझ आ गई बात? आर्हीनियस इक्वेशन से ये साइंटिस्टों ने डिराइव किया है कि मॉलिक्यूलों के दरमियान कोलिजन क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं एक सेकंड में। बट स्टिल द रिएक्शन आर नॉट वेरी फास्ट। द रीजन इज दैट ऑल कोलिजन आर नॉट फ्रूटफुल। ऑल कोलिजन आर नॉट फ्रूटफुल, दैट्स व्हाई द रिएक्शन आर यूजुअली स्लो। तो ये रेटलाइजेशन के साथ ताल्लुक रखता है, इसका कैलकुलेशन के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जी, आपके बुक में नहीं है लेकिन दूसरे बुक्स में ये है। समझ आ गई बात? आपके केमिस्ट्री के पुराने बुक में भी ये था, तो इसको याद करने का कोई गुनाह भी नहीं है। सवाब है, सवाब बहुत है, गुनाह नहीं है। ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें याद किया करें। समझ आ गई बात? ये गप लगाने का टाइम नहीं है, ये पढ़ने का टाइम। अच्छा, द रेट ला इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज गिवन दिस। तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन? हाँ, दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 105, चूज द वन विच इज नॉट द assumption ऑफ कोलिजन थ्योरी। हाइड्रोजन के एटम जब आपस में मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये तो सिंपल एटम है। तो एटम में ओरिएंटेशन जिस तरह भी आप इसको रोटेट करेंगे तो वही ओरिएंटेशन आपके पास आएगा। तो सिंपल एटमों के दरमियान जब रिएक्शन होता है वहां पर ओरिएंटेशन जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसको अगर आप चेंज करें ओरिएंटेशन को फिर भी उसका ओरिएंटेशन सेम रहता है। अंडरस्टैंड? 106, द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन चेंजेस द। अच्छा, ये सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता है। तो ये बात आप याद रखें, और अगर मुख्तलिफ तरीकों से भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसमें गलती नहीं करनी है। समझ आ गई बात? इट ओनली चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज dx/dt भी इसको कहते हैं और dc/dt भी कहते हैं। dc is change in concentration and dt is the time interval। 108, the rate law for the reaction is k a raised to the power कुछ भी नहीं है तो ये a raised to the power 1 है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है पर सेकंड। 109, which of the following has largest heat of hydration। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो या जिस आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा हो और साइज कम हो, कम साइज जिस आयन का होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी। तो 109 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बेरिलियम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हैज अ स्टेटमेंट दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड। 111,
The enthalpy change delta H is equal to internal energy change plus P delta V. अच्छा, enthalpy change कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट हो. Which one of the following is not a state function? Work is not a state function. अच्छा, वर्क और हीट स्टेट फंक्शन नहीं होते. अच्छा, लेकिन अगर कोई कहे कि QV ये स्टेट फंक्शन है कि नहीं है QV, तो फिर ये स्टेट फंक्शन है. क्यों? क्योंकि QV बराबर होता है डेल्टा E के. तो डेल्टा E स्टेट फंक्शन है तो QV भी स्टेट फंक्शन. अच्छा, और QP इज इक्वल टू डेल्टा H, तो डेल्टा H स्टेट फंक्शन है तो QP भी स्टेट फंक्शन है. सिर्फ Q स्टेट फंक्शन नहीं होता, अगर इसके साथ आप QV या QP लगाए तो फिर ये स्टेट फंक्शन होगा. इसी तरह डेल्टा E देखो Q प्लस W या Q माइनस W. अच्छा, ये दोनों आपको पता है कि ये डेल्टा E के बराबर होते हैं. अंडरस्टैंड? तो फिर ये दोनों का मजमुआ जो है, अकेले न Q स्टेट फंक्शन है और न W, लेकिन दोनों का सम जो है ये फिर स्टेट फंक्शन होगा. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और आप इसको समझें. बाकी आसान चीजें तो आप सबको आती हैं और आपने बार बार पढ़ी है, लेकिन जो चीजें आपके नजरों से गायब हैं या आपने कभी देखी नहीं है तो उनको ज्यादा आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लें. क्वेश्चन नंबर 113. क्वेश्चन नंबर 113. The neutralization is always an exothermic phenomena which neutralization below evolve more heat. तो देखो, any strong acid and strong base will give the same amount of heat. समझ आ गई बात? any strong acid और any strong base के मिलाने से बराबर हीट निकलता है. उसकी वजह ये है कि every strong acid produces hydrogen ion and every base produces hydroxide ion. वैसे वीक एसिड से भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, लेकिन वहां पर उनके आयोनाइजेशन के लिए कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस को आयोनाइज करने के लिए बहुत नेग्लिजिबल हीट एब्जॉर्ब होता है. वीकर के लिए कुछ हीट उनको आयोनाइज करने में यूज अप हो जाता है. तो इस वजह से स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपस में बराबर होगा. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 114. विच इज नॉट एंडोथर्मिक. तो कंडेंसेशन ऑफ वेपर जो है, कंडेंसेशन ऑफ वेपर, दिस इज exothermic process. Evaporation is endothermic and condensation is exothermic. The oxidation number of chlorine ये असल में है CClO3 और ClO3 पर -1 चार्ज होता है. तो 3 into -1 is equal to -6 - 1 and x is -1 plus 6 is +5. तो C option is correct. 116. Which one of the following cannot be displaced from its salt by copper? तो कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. मतलब ये है कि अगर आप जिंक सल्फेट के साथ कॉपर डालें तो ये कॉपर सल्फेट और जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा. वजह क्या है? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द जिंक. प्लैटिनम और गोल्ड और सिल्वर आर लेस रिएक्टिव, तो उसको कॉपर क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है. समझ आ रही है बात? मिसाल के तौर पर आपके साथ सिल्वर नाइट्रेट है और आप इसके साथ कॉपर मिलाते हैं तो इससे कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर को ये डिस्प्लेस करेगा, रिड्यूस करेगा, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द सिल्वर. इसी तरह गोल्ड से और प्लैटिनम से भी कॉपर क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है. कॉपर इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर. क्वेश्चन नंबर 117. द स्ट्रॉन्गर इज द रिडक्शन पोटेंशियल. अगर किसी कंपाउंड का रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये कि वो आसानी से रिड्यूस होगा, लेकिन ऑक्सीडाइज आसानी से नहीं होगा. तो इसको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होगा. तो 117 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 118. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड sometime act as anode and sometime act as
कि तो डिपेंडिंग अपॉन द इट्स काउंटर पार्ट, अगर आप इसको जिंक के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड, अगर आप कॉपर के साथ हाइड्रोजन को कपल करते हैं देन हाइड्रोजन विल एक्ट एज एनोड। क्वेश्चन नंबर 118 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119 सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता हो। तो नेगेटिव आयन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और पॉजिटिव आयन आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो कैल्शियम प्लस 2 विल बी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Which of the following is not considered to be an oxidizing agent? ये क्लोरीन, मैंगानीज डाइऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना कोई खास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। रेयर केसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, रेयर केसेस में, लेकिन आमतौर पर हेलोजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO2 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सोडियम परऑक्साइड में चूंकि ऑक्सीजन इजाफी होता है तो ये आसानी से ऑक्सीडेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 120 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये पिछले जो प्रीवियस पेपर है ना उनमें से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ये पर्चों में, पिछले पर्चों में ये क्वेश्चन आ चुका है। Which is oxidation state of cesium copper fluoride 6? cesium plus 1 दे, फ्लोरीन माइनस 1 दे, दलते के बाद कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट से भी शाबाश प्लस 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 122 जिंक और कॉपर। अच्छा, जिंक जो है ना ये आमतौर पर रिड्यूस होता है क्योंकि इसका ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर रिड्यूस होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल खाली इस वजह से उसने जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस साइन का तो उसको आप प्लस करें। और कॉपर का समझ आ रही है बात, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है। तो आप अगर इन दोनों को अगर आप जमा करें तो ये हो जाएगा जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस 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 कॉपर and delta E will be equal to 1.10 volt. When you couple zinc and copper, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर, तो आपने जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लेना होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा उसका आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना हो। जबकि यहाँ पर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो आप उसको चेंज करना होगा, साइन को चेंज करना होगा। इसमें हमने जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगाना होगा और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल आर सेम ओनली दे हैव नेगेटिव साइन। वैल्यूज ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ आवर गिवन सॉल्ट विच इज लीस्ट सॉल्युबल, जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा वो लीस्ट सॉल्युबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124 सॉल्युबिलिटी ऑफ विनेगर इन वाटर कैन बी सप्रेस्ड बाय एडिंग। हाँ, क्योंकि दोनों के अंदर हाइड्रोजन आयन क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। ये आपके बुक में ये एग्जांपल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, ये आपके बुक में है कि नहीं है? है। अच्छा, ये एक्सरसाइज में एक एग्जांपल में ये है तो वहां से मैंने लिया है, आप उसको याद करें और इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे साथ टाइम ज़्यादा नहीं है सो आई विल नॉट कैलकुलेट इट। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन जो है, सी ग्रेफाइट के साथ जब हम ऑक्सीजन मिलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है -93.4 किलो जूल पर मोल, और डायमंड को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, दिस इज -395.41 किलो जूल पर मोल। ये कहता है कि आप सी ग्रेफाइट को अगर सी डायमंड में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका डेल्टा एच कितना होगा। तो ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये सारे साइन जो है ये उल्टे हो जाएंगे। तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, अंडरस्टैंड। एंड सी ग्रेफाइट माइनस सी डायमंड
और डेल्टा एच आपके साथ आएगा, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 1.84 किलो जूल। या जो डायमंड को उस तरफ ले जाओ तो ये प्लस सी डायमंड हो जाएगा 1.84 किलो जूल। तो इसका मतलब है कि एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, डायमंड की ज्यादा होगी कि ग्रेफाइट एंथैल्पी? देखो ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट नीड्स हीट। तो डायमंड हैज हाई हीट एनर्जी एंड ग्रेफाइट हैज, and that's why we say that graphite is thermodynamically more stable as compared to the diamond, and that's why heat of formation of graphite is taken as 0, not for diamond. For diamond the heat of formation is 1.84. Okay, thank you.